हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा जंक्शन। हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, जिसमें हमने देखा कि प्रीवियस वीडियो में कि साइट ऑफ डैमेज क्या है सेल इंजरी में, और फिर हमने पढ़ा था कि क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। हमने फर्स्ट मैकेनिज्म पढ़ा था, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज दैट विल लीड टू द सेल डेथ। और आज हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन डैमेज, कि कैसे कोई इंजरियस एजेंट आता है और वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है। इस्कीमिया, वेरियस माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, लाइटिक एंजाइम्स, लाइटिक कंपोनेंट्स, वेरियस फिजिकल केमिकल एजेंट्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। इस्कीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल भी कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो भी फंक्शंस होते हैं सेल के वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, और वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज कोज करेगा, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। अब इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि कैसे सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है और कैसे सेल की डेथ कोज कर रहा है सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से। नॉर्मली क्या होता है, जो कैल्शियम का लेवल है वो सेल के बाहर ज़्यादा होता है, बट अगर कोई इंजरियस एजेंट आ जाएगा, कोई भी एजेंट हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, इस इंजरियस एजेंट की वजह से सेल में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया से भी कैल्शियम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से भी, जिसकी वजह से सेल में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया। अब जब सेल में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो वो वेरियस सेलुलर इंजाइम्स को एक्टिव कर देगा, जो कि इनएक्टिव फेज में होते हैं, वो उसे एक्टिव कर देगा इंजाइम। अब कौन कौन से इंजाइम एक्टिव हो जाएंगे? फोस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस एंड एटीपीएज। इन इंजाइम के एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, जब फोस्फोलाइपेज एक्टिव हो जाएगा तो फोस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाएगी। लाइपेज मीन्स फोस्फोलाइपेज मीन फोस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन करना। तो जब फोस्फोलिपिड एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, जब वो ही कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। अब दूसरा एंजाइम प्रोटीएज है। प्रोटीएज भी क्या होगा, साइटोस्केलेटल जो भी प्रोटीन होती है, जो एक सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करती है, शेप मेंटेन करती है, ये उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। उसके बाद है एंडोन्यूक्लियस। जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, मींस डीएनएज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियस की डैमेज कोज करना शुरू कर देगा। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिग्रेड हो जाएगी। उसके बाद जब एटीपीएज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, अब हमारी सेल में एटीपी यूजफुल है फॉर द एनर्जी, तो जब एटीपीएज एक्टिव हो जाएगा तो वो एटीपी का डिग्रेडेशन करना शुरू कर देगा। तो जब एटीपी नहीं होगी तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। अब जब साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी डिग्रेड हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्रोटीन है, साइटोक्रोम सी हो गया, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। और फिर जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा तो एटीपी डिप्लीट हो जाएगी। तो जब एटीपी नहीं होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज कोज करेगा और इट विल लीड टू द सेल डेथ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इंजरी कोज एन इंक्रीज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इनफ्लक्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा और कैल्शियम का रिलीज होना शुरू हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। तो क्या होगा, इंक्रीज होने की वजह से इंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। फोस्फोलाइपेज मेम्ब्रेन डैमेज कोज करेगा, क्योंकि फोस्फोलिपिड डैमेज हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी। प्रोटीएज जो है वो साइटोस्केलेटल प्रोटीन डैमेज करेगा। एंडोन्यूक्लियस डीएनए फ्रेगमेंटेशन कोज करेगा। डीएनए ही नहीं होगा तो फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। एटीपीएज नहीं होगा तो एटीपी मतलब एटीपीएज जब एक्टिव हो जाएगा तो एटीपी की डिप्लीशन हो जाएगी। अब इस डायग्राम में भी सेम ही दिया हुआ है कि जब साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा इंजरियस एजेंट की वजह से, तो इंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। फोस्फोलाइपेज प्रोटीएज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो जब प्रोटीज हो एक्टिव हो गया तो साइटोस्केलेटल डैमेज, फोस्फोलाइपेज की एक्टिवेशन से फोस्फोलिपिड डैमेज, लिपिड ब्रेकडाउन, देन मेम्ब्रेन डैमेज। ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी बॉडी में सेल के अंदर तो एटीपी डिप्लीट होगा, फोस्फोलिपिड सिंथेसिस कम हो जाएगी, फोस्फोलिपिड का लॉस हो जाएगा। एंड जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इंक्रीज हो जाएंगी तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी, मतलब लिपिड फोस्फोलिपिड का लॉस होने की वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा।
अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या है सेल मेम्ब्रेन डैमेज का। फर्स्ट, डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, डिक्रीज एटीपी लेवल, डिक्रीज फॉस्फोलिपिड प्रोडक्शन लीडिंग टू द reduce energy dependent enzymatic activity. All cellular membrane including mitochondrial membrane are affected by reduced phospholipid synthesis. जब phospholipid synthesis कम हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी और सेलुलर मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी जो सेल डेथ कॉज करेगी। फॉस्फोलिपिड का ब्रेक डाउन हो जाना, इंक्रीज हो जाएगा फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन क्योंकि फॉस्फोलाइपेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, सेल मेम्ब्रेन इज डैमेज बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एज दे कोज लिपिड पर ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है मीन्स फ्री रेडिकल, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज कोज करती है सेल के कंपोनेंट्स का, तो मतलब वो लिपिड पर ऑक्सीडेशन कोज करेगी, मतलब फॉस्फोलिपिड को डिग्रेड करना शुरू कर देगी जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। साइटोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़, साइटोस्केलेटल जो फिलामेंट्स होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो कैल्शियम बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रोटीएज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से प्रोटीन जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन है वो डैमेज हो जाएगी एंड सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी। लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, फॉस्फोलिपिड डिग्रेड इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड अदर कैटाबॉलिक products. These breakdown product either insert into the lipid bilayer of the cell membrane, alteration in the cell membrane permeability and cell death. लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स में क्या है, जब फॉस्फोलिपिड्स फ्री फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये जो लिपिड ब्रेकडाउन जो प्रोडक्ट्स हैं फैटी एसिड्स वगैरह जो हैं वो लिपिड बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर जो है वहाँ पर इंसर्ट होकर क्या कोज करेंगे, वहाँ की परमेबिलिटी को अल्टर कर देंगे। तो जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी अल्टर हो जाएगी तो वो क्या कोज करेगी, सेल डैमेज कोज करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर डैमेज। सो ये भी एक मैकेनिज़्म है सेल डेथ का कि जब न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा तो वो सेल डेथ कोज करेगा। तो न्यूक्लियर डैमेज जो है वो किस वजह से हो रही है, वेरियस फैक्टर्स हो गए जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन, रेडिएशन एक्सपोजर, इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड केमिकल टॉक्सिन्स। सबसे पहले है जेनेटिक म्यूटेशन। जब जीन्स में म्यूटेशन हो जाएगी, म्यूटेशन इन द स्पेसिफिक जीन्स जो डीएनए रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो जब उन जीन्स में ही म्यूटेशन आ जाएगी तो वो न्यूक्लियर डैमेज कोज करेगा। तो न्यूक्लियर डैमेज कोज्ड बाय द जेनेटिक म्यूटेशन कैन रिजल्ट इन, जब न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा तो क्रोमोसोमल में एबनॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो जाएगी और डीएनए जो है वो फ्रेगमेंटेशन को मतलब होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से डीएनए ही पूरा डैमेज हो जाएगा और इम्पेयर्ड डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म हो जाएगा जब म्यूटेशन आ जाएगी। तो म्यूटेशन आने की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस डैमेज हो गया। दूसरा है रेडिएशन एक्सपोजर। जब सेल एक्सपोज होता है किसी रेडिएशन से, वेदर इट इज़ एक्सरे, गामा रे, तो डैमेज न्यूक्लियस ऑफ द सेल बाय डैमेजिंग डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक्स, डीएनए क्रॉस लिंकिंग होनी शुरू हो जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लेड टू द डीएनए डैमेज, जो कि हम इस डायग्राम में अभी देखेंगे। अब उसके बाद है इन्फेक्शियस एजेंट्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज कैन टारगेट द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल एंड कोज न्यूक्लियर डैमेज कोज कर सकते हैं। कौन, इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड कुछ केमिकल टॉक्सिन्स जैसे कि मेटल, हैवी मेटल्स, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स सेल में एंटर कर जाते हैं और डायरेक्ट न्यूक्लियस को वो डैमेज कोज करते हैं। सो अब इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कैसे न्यूक्लियस डैमेज हो रहा है। जब भी सेल एक्सपोज होता है रेडिएशन और टॉक्सिन से तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं सेल के अंदर वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है फ्री रेडिकल्स में। कि इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होनी शुरू हो रही है। सुपर ऑक्साइड्स देन कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड्स में एंड देन हाइड्रोक्साइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो रेडिकल है, फ्री रेडिकल्स हैं, ये क्या कोज करेंगे, जो सेल में प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं उसकी ऑक्सीडेटिव डैमेज कोज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि लिपिड है तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देंगे जिससे क्या होगा, फॉस्फोलिपिड डैमेज हो जाएगा और मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जो कि हमने पीछे देखा है। उसके बाद इससे क्या होगा, प्रोटीन के अंदर भी, जो प्रोटीन भी एक कंपोनेंट है सेल का, फ्री रेडिकल उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करा रहा है जिससे प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर मिसफोल्डिंग हो रहा है। और ये क्रोमेटिन मतलब कोई भी प्रोटीन हो सकती है हमारे सेल के अंदर।
उसके बाद है हमारे पास, जब ये जो फ्री रेडिकल है वो और कौन से सेल के कंपोनेंट्स का डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए डैमेज कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगी, और इस वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है वो डैमेज हो जाएगा। अब जो ये डायग्राम है, ये हमने पहले भी सेम डायग्राम देखा है, जिसमें जब सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से सेलुलर एंजाइम की एक्टिवेशन होनी शुरू हो जाती है, और जब एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, ये सब एंजाइम हो गए जो एक्टिव हो रहे हैं, और फर्दर वो मेम्ब्रेन डैमेज कोज कर रहे हैं, या फिर अगर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिवेशन हो रही है तो वो न्यूक्लियर डैमेज कोज कर रहा है। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया, मतलब कैसे न्यूक्लियस डैमेज हो रहा है और कैसे फिर आगे सेल की डेथ हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोमल डैमेज। अब कैसे राइबोसोम डैमेज हो रहा है, राइबोसोम डैमेज कैन अकर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म लीडिंग टू द इम्पेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस। अब वेरियस मैकेनिज्म के थ्रू राइबोसोम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी और सेलुलर डिसफंक्शन होनी शुरू हो जाएगी, और फिर वो कॉज करेगा सेल डेथ को। सो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी राइबोसोम डैमेज हो सकता है। कोई भी अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई, वो जीन्स जो कि राइबोसोमल प्रोटीन बनाने के लिए इनकोड है, तो जब उस जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, उससे क्या होगा, राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब इन म्यूटेशन, ये जो म्यूटेशन है वो अफेक्ट करेगी राइबोसोमल जो सब यूनिट्स होती हैं उसकी स्टेबिलिटी को। तो जब राइबोसोम सब यूनिट स्टेबल नहीं होंगी, स्टेबिलिटी नहीं होंगी, उन राइबोसोमल सब यूनिट की इंस्टेबिलिटी की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो जब सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो वो सेल डेथ कोज करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फ्री रेडिकल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो ऑक्सीडेटिव डैमेज कोज करेगी, किसका, सेलुलर कंपोनेंट्स का। ये सब कुछ हमने पहले एक बार डिस्कस कर लिया है, हर चीज़ दोबारा दोबारा रिपीट होती है इसमें, कि जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ रही है तो वो ऑक्सीडेटिव डैमेज कोज कर रही है कंपोनेंट्स का। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करवा रही है, आरएनए को ऑक्सीडाइज करवा रही है, जिसकी वजह से जो राइबोसोम की एक्टिविटी है, राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर हो रहा है। अब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से राइबोसोम डैमेज हो रहा है, जैसे केमिकल, टॉक्सिन्स या फिर ड्रग्स, और वायरल इन्फेक्शंस भी। मतलब बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो राइबोसोम्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और राइबोसोम्स के फंक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, प्रोटीन नहीं बनेगी और सेल की डेथ हो जाएगी। अब इसमें क्या है, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूड हाइपोक्सिया, मतलब जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा सेल के अंदर, तो जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, गोल्जी एपरेटस की, वो स्वेलअप हो जाएगी। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच थे वो डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो डिटैच हो जाएंगे और जब पॉलीसोम्स जो है वो डिग्रेड होकर मोनोसोम्स बना लेंगे, तो मतलब राइबोसोम्स क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ऐसे डिस्पर्स हो रहा है। मींस राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से डिटैच होने की वजह से आगे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। मतलब राइबोसोम्स जब इनस्टेबल हो गए तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो सेल का डैमेज हो जाएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक था पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, इसका फर्स्ट पार्ट माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, और आज का जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियर डैमेज है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। सो इस जो टॉपिक है इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।